स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की अपनी इस कक्षा में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन कर रहे हैं। विशेष करके हम पूरे के पूरे पेपर को तो सॉल्व नहीं करा सकते हैं और ना ही मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि आप सभी हमारे ही साथ बैठ करके पेपर को सॉल्व करें या किसी अन्य कक्षा में जा करके। मैं आपको यह भी राय दे रहा हूं, चाहे मुझे व्यूज मिले या ना मिले, लेकिन मैं आपको यह भी सलाह देता हूं प्रीवियस ईयर पेपर को करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल का सहारा ना लें, केवल सेल्फ स्टडी का सहारा लें। बाकी आपकी इच्छा 20 क्वेश्चन करने में आप 1.5 घंटा समय अपना बर्बाद करते हैं तो आप कितना पीछे हैं, आप अपनी तुलना जो है दूसरे व्यक्ति से कर सकते हैं। जो बच्चा बैठ करके 1.5 घंटा खुद से पेपर सॉल्व करेगा वो कितना आगे है, और आप 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कितना आगे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी मार्गदर्शक का कार्य करती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए आप लिख सकते हैं, बाकी हर इच्छा। ठीक है, चलिए, हिंदी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है। इस लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी किस तरीके से सीटेट में आती है उसे लेकर के मैं आपके सामने आ गया हूं। धीरे धीरे मैं 5 के 5 सब्जेक्ट को एक एक करके मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पहला है एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है। गद्यांश में क्या है, किसी भी उपहार की सार्थकता तभी है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। उपहार देने वाले व्यक्ति दिल में इस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सत्य से प्रेरित कृत्य के अनुसार ही करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए। इस तरह कृत्य व्यक्ति के भाग्य को बदल कर रख देता है। गीता में भी कहा गया है कि ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा काम किया हो और अंत बुरा हुआ हो। कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें काम करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। कार्य करते समय कार्य के उद्देश्य पर भी ध्यान देना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए हमें काम करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। कार्य करते समय कार्य के उद्देश्य पर भी ध्यान देना होगा। यदि हमारे कार्य का उद्देश्य समाज के हित में है तो वह कार्य हमें आनंद की अनुभूति करवाएगा। कर्म करना, परंतु केवल अपने हित के लिए कर्म करना सार्थक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं, जब गद्यांश आप पढ़ें तो गद्यांश को जैसे मैंने पढ़ा ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। मैं गलत तरीके से गद्यांश को पढ़ा। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा गद्यांश पढ़ लेना है। ठीक है, गद्यांश पढ़ने के बाद गद्यांश आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। थोड़ा पहले एक बार क्वेश्चनों पर नजर मारिएगा, उसके बाद गद्यांश पढ़िएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। पहले क्वेश्चन क्या है, उपहार की सार्थकता किस बात पर निर्भर करती है। यहां ऊपर दिया गया है, उपहार की सार्थकता तब निर्भर करती जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को दिया जाए। जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए। जब उपहार देने के बदले में कुछ पाने की आशा हो, बिल्कुल गलत है। जब उपहार अपने वैभव के प्रदर्शन के लिए दिया जाए, बिल्कुल गलत है। जब उपहार बहुत ही मजबूरी में दिया जाए, बिल्कुल गलत है। पहला सही है। ठीक, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं आप देख रहे हैं। इसका आंसर भी आ गया है इसमें। जीवन में कर्म किससे प्रेरित होना चाहिए, परिणाम से, सत्य से, भाग्य से, उपहार से। ठीक है, ऊपर उदाहरण देखेंगे, पढ़ेंगे ना, तो जीवन में कर्म जो है यहां पर लिखा गया है, कहां है देखिए, पढ़िएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। यहां पे लिखा गया है जीवन में कर्म। एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। कार्य करने के प्रति उद्देश्य करना चाहिए, हमें कार्य के प्रति कर्म करना, परंतु केवल अपने हित में सार्थक नहीं होता है। कहाँ लिखा गया है भाई, हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सत्य से प्रेरित कृत्य के समान करना चाहिए, सत्य से प्रेरित कृत्य के समान करना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थात जो होता है कर्म जो है जीवन में कर्म किससे प्रेरित होना चाहिए, सत्य से प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, मुझे दिखाई दे गया, बाकी आप देखेंगे। समय को सम्मान देने से तात्पर्य क्या है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय के आगे विवश हो जाना चाहिए, गलत है। दुरुपयोग करना चाहिए, गलत है। व्यर्थ गंवाना चाहिए, गलत है। पहला है ना। कोई इसमें समस्या है आपको। 94 देखिए, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो, के संदर्भ में कौन सा वाक्य है। बुरे कार्य का परिणाम सही नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। एक मिनट, बुरे कार्य का परिणाम सही नहीं होता, इस बात को मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं। अच्छे कार्य का फल कैसा होगा पता नहीं, ये तो बिल्कुल निगेटिव है। अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है, यह बिल्कुल सही है। बुरे कार्य का फल भी अच्छा हो सकता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, दो चीजें पॉजिटिव है। बुरे कार्य का परिणाम सही नहीं होता है, यह भी पॉजिटिव है,
और कौन सा पॉजिटिव है, अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो, के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? तो इसका वाक्य यही है कि अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है? अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है। ठीक, चलिए 95 चलिए। धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा भैया? धार्मिक। क्या बन जाएगा? धार्मिक। कोई दिक्कत नहीं। किस प्रकार के कर्म में हमें आनंद की अनुभूति होती है? बताइए। जिनसे समाज के हित सधते हों, जिनमें कम ऊर्जा लगती हो, जिनमें आधिकारिक लोग जुड़ते हो, जिनके स्वयं का हित पूरा होता हो, तो अधिक आनंद की अनुभूति हमें कब होती है? जिनसे समाज के हित सधते हों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वयं को कर्म करने के लिए साध लेना, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? कर्म करने के लिए तत्पर रहना, कर्म के लिए प्रशिक्षण लेना बिल्कुल गलत है। साध लेना मतलब होता है कि कर्म के प्रति प्रेरित हो जाना, तत्पर रह जाना। दूसरे को कर्म करने की प्रेरणा देना बिल्कुल गलत है। अपने काम को दूसरे से जोड़ते रहना बिल्कुल गलत है। पहला सही हो जाएगा। कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना, स्वयं को कर्म के लिए साध लेना तात्पर्य होगा। ठीक भैया, इतना आसान क्वेश्चन है कि अब क्या बताएं आपको। अगर इसमें भी आपको समस्या लगती हो, सीटेट आसान है, मैं तो कहता हूं सीटेट के प्रीवियस ईयर का पेपर कर डालिए, 125 के नीचे आएगा ही नहीं, है ना। उपहार का समानार्थी कौन सा है? यही सब आता है सीटेट में घुमा फिरा करके। उपहार का समानार्थी कौन सा है? उपहार को क्या बोलते हैं भाई? उपहार को हम भेंट बोलते हैं। पुरस्कार, सम्मान और पारितोषिक, ये तो पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार के है ये सब पर्यायवाची। लेकिन उपहार का जो समानार्थी है भेंट होगा। 99 क्वेश्चन देखिए। अनुभूति शब्द का विग्रह क्या है? अनुभूति, बताइए। अनुधन भूति है। क्या है? अनुधन भूति। अनुभूति शब्द का बताइए क्या होगा? अनुधन भूति। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? संस्कृत में अगर अनुभूति की बात करें, यह अनुभव का जो है समानार्थी होता है ना। 10 क्वेश्चन आपको जो है 90 से 100 तक जो है गद्यांश से देखने को मिलते हैं, और उसी गद्यांश से रिलेटेड बेसिक ग्रामर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपको जो है कैसे देखने को मिलेंगे? पद्यांश पे देखने को मिलेंगे। और पद्यांश कैसे होता है? पद्यांश आपको जो है, ऐसा नहीं है कि पद्यांश आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको राजा बन जाना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डीएम भी नहीं बनना है, बस इसे केवल पढ़ करके एक बार ध्यान दे लेना है। मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरिवनों में हरियालियां लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? अर्थात इसमें जो है भारत देश की प्रभुता की बात की गई है, भारत देश की बड़ाई की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? हमने मोटा मोटा समझ लिया, भारत के बारे में विशेष करके चर्चा की गई है, अपने प्यारे भारत के बारे में। तो चलिए देखिए, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं। सुधा की धारा का मतलब क्या है बताइए? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सुधा मतलब नदियों में बहता हुआ जल भैया किसके समान है? अमृत के समान है ना। यहां सदैव अमृत बरसता है भैया, अमृत कभी बरसता है? गलत है। जल की धारा वेग से बहती, बिल्कुल गलत है। बहती हुई नदियां बहुत सलोनी लगती है, अभी गलत है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, अर्थात नदियों में बहता हुआ जो जल है वो अमृत के समान बह रहा है भारत देश में। ठीक, 102 देखिए। काव्यांश की कौन सी पंक्ति का भाव है कि यहां तरह तरह से सुगंधित फूल सदैव खिलते हैं? तो बताइए। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, ये तो भाई गलत है। हमारे हिंदू धर्म में 40 करोड़ देवी देवताओं को माना जाता है। ठीक है, तो कहा गया है कि देश में 40 करोड़ देवी देवता इसके देश के रक्षक हैं। तो यह तो इसका अर्थ हुआ नहीं। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, अर्थात भारत देश के धरती के नीचे तमाम प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, भैया प्रसून का मतलब फूल होता है और सुगंध का मतलब सुगंधित होता है। तो सुगंधित फूल के लिए जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, बहुत आसान है भाई,
बहुत आसान है सीटेट। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, अनंत धन से धरती भरी पड़ी हुई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नीचे क्या है, जिसकी धरती बहुत उपजाऊ है, ऐसा नहीं है। जिसकी धरती में हीरे मोती गड़े हैं, जिसके धरती पर बहुत धनाढ्य है, बिल्कुल गलत है। जिसके धरती में प्रत्येक निवासी के पास धन है, बिल्कुल गलत है। इसका सही मतलब क्या है? जिसके अनंत धन में धरती भरी पड़ी है। बताइए क्या दोनों ऑप्शन में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा भैया इसमें क्या होगा, है ना? बताइए कि इसमें क्या होगा, बताइए। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इसका अर्थ क्या होगा? अच्छा, एक चीज आप अपने दिमाग से सोच करके बताइए। कुछ लोग भी बता रहे होंगे भैया बताइए कि अगर आप हीरे मोती कह देंगे तो क्या भारत के हर एक जगह यहां हीरा मोती गड़ा हुआ है? नहीं ना। भारत के धरती जो है बहुत उपजाऊ है, इसका मतलब ये है, क्योंकि हम लोग किसान हैं और भारत की धरती के नीचे हीरा मोती निकाल करके हम नहीं खाते हैं, हम इसमें से अन्न जल मतलब कि उपजा करके बेहतरीन तरीके से खाते हैं, है ना भाई। चलो, 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, पंक्ति का अर्थ क्या है? रचनाकार को देश की जनसंख्या का अनुमान नहीं है, रचनाकार ने किसी एक दो राज्य की जनसंख्या का ही उल्लेख किया है। रचनाकार ने जिस समय रचना लिखी उस समय इतनी ही जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, इसका अर्थ यह है कि 40 करोड़ जो है सेवक, अर्थात वर्तमान जब इसे रचना रची गई थी उस समय भारत देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। ठीक। रत्नेश में कौन सी संधि है? भैया रत्न धन ईस है, बहुत आसान है। रत्न धन ईस, रत्नेश गुण स्वर संधि होता है। नहीं आता है तो संधि बाई नितिन सर या संधि बाई निशांत ज्ञान करके हमारी पूरी वीडियो संधि की पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, देख डालिए पूरा, है ना। 106वां क्वेश्चन क्या है? आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया, है ना। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुन करके अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा, भैया प्रशंसा करते हैं, बस टैग वर्ड यही है भैया, प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। उसके संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से किसका निरूपण करती है? जहां भी आपको प्रशंसा की बात आ जाए, भाषा में जहां भी प्रशंसा की बात आ जाए, उस सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया है। बात खत्म। किसने किया है? स्किनर महोदय ने। स्किनर महोदय ने कहा कि बालक को जो है पुनर्बलन देना चाहिए, अर्थात प्रशंसा करनी चाहिए। समझ में आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखना सिखाने के बजाय, लिखना सिखाने के लिए, बजाय पढ़ रहा हूं, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। शिक्षार्थियों से, ऑप्शन दिया गया, शिक्षार्थियों से 1-4 AL अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों से 0-8 BQ अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों को ससुर पाठन करने के लिए, भाई बिल्कुल गलत है। हमको लिखना सिखाना है तो हम काहे उसे कहें भैया बेटा गाना गाओ भोजपुरिया? ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। लोकगीत गाओ, नहीं कहेंगे भाई। लिखना सिखाना है तो ऊपरा वाला जो दोनों दिया गया है यही तो कहेंगे। बताइए तीसरा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैंने इसे कैसे कह दिया है ना। इसमें जानते क्या है? इसमें आपको करना है, इसे प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाना है। अब बताइए कैसे करेंगे? लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों में विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। कैसे लगाएंगे क्रम से? चलिए मैं आपको बताता हूं, है ना। शिक्षार्थियों को 1-4 AL अक्षर एवं अंक लिखने के लिए पहले कहेंगे, ठीक है। पहले 1 से 4 तक बोलेंगे। भाई देखो पहले सुनो, पहले बच्चा जो है 1 से 4 तक लिखेगा, फिर A से L तक लिखेगा। चलिए बोल दीजिए उसे, लिखेगा। उसके बाद फिर 0 से 8 तक लिखवाइए। पहले थोड़ा लिखाएंगे, देखिएगा इसे अगर ऐसे आ जाए क्रम से लगाने के लिए तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिएगा। दूसरा वाला पहला हम पहले काहे नहीं कहेंगे? 0 से 8 तक विद्यार्थी को लिखने के लिए नहीं कहेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा काम देंगे। हम विद्यार्थियों से कहेंगे भैया A से लेकर के 4 तक लिख दो। उसके बाद कह देंगे A से लेकर के L तक लिख दो। हो गया पहला, है ना, पहला क्रम हो गया। दूसरा क्रम हो गया कि चलो बेटा 1 से 4 तक आपने लिख लिया, चलो दूसरा लिखो 0 से 8 तक लिख दो। उसके बाद B से Q तक लिख दो। दूसरे नंबर पे कर दिए। और तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? शिक्षार्थियों को सस्वर पाठन करने और कोई भी अक्षर लिखने के लिए कहेंगे, ठीक है। सस्वर वासन का मतलब होता है कि A से लेकर के Z तक लिख दिया गया है तो हम उससे कहेंगे बेटा सस्वर पाठन एक बार कर लो, और उसके बाद हम उसमें से कोई भी अक्षर आपको लिखने के लिए दे देंगे। पहला दूसरा तीसरा इसी क्रम में लग जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे भैया ई काहे नहीं शुरू हुआ, जो आप बता रहे थे वो काहे नहीं शुरू हुआ बता दें। वो इस वजह से नहीं शुरू हुआ, पहले जो है 1 से 4 तक आप बच्चों को लिखने के लिए कहेंगे, हम इसे भी कह सकते हैं बच्चों के लिए लिखना सिखाने के लिए, हम इसको भी डायरेक्ट बोल सकते हैं 0 से 8 तक लिख दो और 20 BQ लिख दो। लेकिन मैं इसे क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पहले 1 से 4 तक लिखा, इससे पहले वाले ऑप्शन में 1 से 4 दिया गया। ठीक, चलिए 108वां क्वेश्चन है, शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्षा कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है, वह साफ साफ नजर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संरक्षित कहानी कथन, कठिन शब्दों का उच्चारण, हम कभी भी कठिन शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। अक्षरों की बनावट, मूल शब्दों को समझना, संरक्षित कहानी कथन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा, मूल शब्दों का समझना। देखिएगा मैं आपको बता दूं, जब भी एक शब्द की बात आएगी ना, जब भी एक शब्द की बात आएगी, देखिए शब्द दीवार है, शब्दों का समूह है, क्या लिखा गया है, इस शब्द दीवार नहीं लिखा गया, केवल यही लिखा गया है, 1 मिनट, दीवार लिखा गया है, केवल दीवार है ना। कक्षा कक्ष की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया गया है, साफ साफ नजर आ सके, है ना। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उससे, तो बच्चों से केवल मूल शब्दों को आप समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, कहानी, दीवार से कहानी कोई आप बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कठिन शब्दों को उच्चारण करवाएंगे, दीवार कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। अक्षरों की बनावट आप उससे नहीं दिखा रहे हैं, मूल शब्दों को समझना आप सिखा रहे हैं बस। ठीक है, ऐसी बात है। पठन का सार तत्व है, बताइए पठन का सार तत्व कौन सा है। अक्षर ज्ञान है, अर्थ है, प्रवाह है, वर्तनी है। प्राइमरी में, प्राइमरियम जब आप पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं भैया, पठन का सार तत्व क्या बताते हैं, अक्षर ज्ञान कराते हैं। अगर आप बच्चे को पढ़ना सिखा रहे हैं तो बच्चे को अक्षर ज्ञान तो कराएंगे नहीं, अक्षर ज्ञान तो पहले करा देते हैं। वर्तनी नहीं कराएंगे, बच्चों से प्रवाह में नहीं बुलवाएंगे। अक्षर ज्ञान से क्या करवाएंगे आप, अक्षर ज्ञान से उसके अर्थ को जानकारी देंगे। ठीक है, ओ पठन का सार तत्व उसका अर्थ होता है, उसके भाव होता है। ठीक है, अर्थ होगा। इस बात को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्के में मत लेना, नहीं तो कुछ लोग अक्षर ज्ञान मार के चले आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। पठन का सार तत्व तो अर्थ ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी किस संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान कर रही है। पॉडकास्ट सुनने के लिए कहती है ना, उसके बाद क्या कहती है, और आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। तो बताइए उसमें जो है कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब वो सुनेगा बच्चा तो बच्चा के कल्पना शक्ति का विकास होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। कोई पॉडकास्ट बच्चा सुन रहा, पॉडकास्ट का मतलब मान लीजिए कोई वीडियो बच्चे को आप दिखा दिए, ठीक है, अब उसी वीडियो के आधार पे आप आरेख बनाने के लिए कह रहे हैं कि चलो जिस जो वीडियो में कहा गया दिखाया गया है उन चीजों को आप बना के दिखाओ मुझे अपने स्तर से आरेख के रूप में। तो क्या उससे बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होगा, हाँ नहीं में उत्तर दीजिए। हम कहेंगे कल्पना शक्ति का विकास होगा लेकिन बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे से आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, बेटा इसी पॉडकास्ट के अंदर के मटेरियल को आपको लिखना है, तो बच्चे कल्पना शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। सक्रिय श्रवण का विकास होगा, सुनेगा तो मिलेगा, समझ का विकास होगा, बिल्कुल होगा, संरचना बनाएगा तो बिल्कुल संरचना का विकास होगा, लेकिन कल्पना शक्ति का विकास कम होगा, होगा जरूर लेकिन कम होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के संक्षेपण के लिए शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। संक्षेपण बताइए, संक्षेपण के लिए कौन सा उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए। बिल्कुल, संक्षेपण का क्या मतलब, सीधा सीधा अर्थ बताइए, बताइए संक्षेपण का क्या अर्थ होता है। कहानी को कुत्ते के पात्र के किस प्रकार चित्र किया गया है, बिल्कुल गलत है। दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए क्या होगा। संक्षेपण का मतलब यही होता है, क्या होता है, इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, है ना। संक्षेपण का यही मतलब होता है।
मैंने बहुत अच्छी तरीके से शायद अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया होगा तो हमारे बीए में अवध यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में, हाँ फाइनल ईयर में ही एक अवध की एक अवधी भाषा की किताब ही चलती है ना, हिंदी साहित्य में, और उसमें जो है संक्षेपण के बारे में हमें बताया जाता है कि व्हाट इज संक्षेपण। तो संक्षेपण का सीधे सीधे अर्थ अगर कहें, किसी कहानी को संक्षेपण करना है अर्थात उस कहानी का सार लिखना है, और अगर वास्तविक तौर पे बात करें तो कहानी का शीर्षक एक लाइन में लिख दीजिए, वही होता है संक्षेपण। ठीक है। 112वां है, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है। क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? ये तो भैया बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहेंगे। कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रस्तुत कीजिए। आपको कविता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता है? ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अनुमान नहीं लगवाएंगे। 112वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आपको कविता के बारे में क्या पसंद है, बच्चे से कभी आप लिखवाएंगे या तुरंत टिप्पणी उप्पड़ी नहीं लेंगे, है ना। कविता में बिंब का चयन करना है, उसे एक वाक्य में, इतना छोटा बच्चा ये सब कर नहीं पाएगा। अब मैंने तो चारों गलत काट दिया, आप बताइए चारों में से अब कौन सा सही लग रहा है आपको, है ना। चलिए बताइए, कविता पढ़ने के उपरांत कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है ना। क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? मुझे तो वो पॉजिटिव लग रहा है ना, मुझे पॉजिटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे से तीनों देखो, मैंने पहले एक नज़र में चारों को निगेटिव कर दिया, लेकिन अब चारों में से जब मैं पॉजिटिव ढूंढ रहा हूं तो यही मुझे पहला पॉजिटिव मिल रहा है, और पहला सही भी आयोग ने माना है। क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? बच्चे से अगर आपने एक बार कविता को पढ़ा दिया, अर्थ भी समझा दिया, तो उसके बाद बच्चे से अगर उससे अनुमान लगाना है तो आप उससे पूछिए, बेटा इसका शीर्षक मेरा भारत है, क्या मेरा भारत इसमें, इस शीर्षक के बारे में मेरा भारत सही है? क्या इस कविता में मेरे भारत के बारे में बताया गया है? तो बच्चा अनुमान लगाएगा कि इस कविता में भारत के बारे में ही चित्रित किया गया, अर्थात मेरा भारत शीर्षक जो है इसका सही है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 113वां है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तो मानदंडों के आधार पे ग्रेड वगैरह इसे कुछ ना बिल्कुल करे, ये बिल्कुल निगेटिव है। शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना, और बिल्कुल गलत है ना। और इस देखिए, शिक्षार्थियों के एक अनुच्छेद पढ़ने मुख्य पात्र के बारे में, नहीं, गलत है। शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन है 114वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने का उपागम का अनुगमन है? आगमन विधि मैंने कल भी किसकी पेडागोजी में पढ़ा रहा था, कल सीडीपी की पेडागोजी पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था कि नई शिक्षा नीति में आगमन विधि को ही बेहतर माना गया। आगमन का मतलब पहले उदाहरण दीजिए तब नियम बताइए। तो परसर्ग आप पढ़ाने वाले हैं और आगमन विधि का उपयोग करना है, तो आप क्या करेंगे? परसर्ग का प्रयोग करने के लिए नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके साथ उसके बाद उदाहरण दीजिए। बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले उदाहरण देंगे। शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहा, ए पॉजिटिव है, बी वाला पॉजिटिव है। परसर्ग को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थियों को उनके वाक्य में प्रयोग करना। विभिन्न वाक्य देना, बताइए पॉजिटिव यह भी लग रहा है। विभिन्न वाक्य देना और शिक्षार्थियों को उनकी पहचान करने के लिए कहना, जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये डी वाला देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 114वां क्वेश्चन है, और डी वाला देखिए क्या होगा। ठीक है, इसमें सबसे पॉजिटिव जानते हैं क्या है? सबसे पॉजिटिव यही है, बी, है ना, और बाकी सब गलत दिया गया। आगमन विधि का मतलब यही है, भैया कुछ तो उदाहरण दे दो, उसके बाद उसका नियम लिखा दो। और इसमें का पता नहीं का राम मेला लिख दिया गया है चारों में, इसी वजह से लिखा जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल पॉजिटिव है, यही होगा, यही उत्तर भी होगा। विद्यालय में एक भाषाएं पढ़ाना, ये उद्देश्य नहीं होता अंग्रेजी भारता, बिल्कुल नहीं। केवल मातृभाषा पढ़ाना, बिल्कुल नहीं, है ना। हम केवल मातृभाषा भी नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को भी नहीं पढ़ाएंगे। विद्यालय में अनेक भाषाएं हम नहीं पढ़ाएंगे। शिक्षार्थियों की जो भी भाषा हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया, जो भी है,
हम उसके प्रयोग करेंगे, यही बहुभाषिकता की पहचान है। काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? क्रिया क्या होती है? कुछ उदाहरण दीजिए। दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए पत्रक का कार्य करिए। निगेटिव है, कभी भी कार्य नहीं करवाना। पाठ्य पुस्तक लीजिए, बिल्कुल पाठ्य पुस्तक केंद्रित काम ही नहीं करना है। सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह कल बहुत तेज। बताइए, काल को सीखने के लिए क्रिया क्या, क्रिया का उदाहरण आप देंगे? बिल्कुल गलत है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। समझ में आ रहा ना? चलिए, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए। उनका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? जब भी शिक्षार्थियों के सीखने, दैनिक क्रियाकलापों, उनके प्रगति या उनके कार्य व्यवहार से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड रखना होता है तो हम पोर्टफोलियो आकलन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो से लगातार क्वेश्चन पिछली बार आया था और अब की बार भी पोर्टफोलियो से लगातार क्वेश्चन हर एक पेडागोजी में पूछा जाएगा। 118वां क्वेश्चन में देखिए, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है कि प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? सबसे कम पूरा करने का मतलब सबसे निगेटिव वर्ड जो है वही छांटना है ना? प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना, स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेन्यू, स्वनियमों की नियमावली। भैया ये हम आपको बता देते हैं, कभी कभी आपसे स्वनिम पूछा जा सकता है ना? स्वनिम क्या है और रूपिम क्या है? आपको हिंदी पेडागोजी में दोनों जरूर आने चाहिए। स्वनिम क्या है, रूपिम क्या है ना? स्वनिम का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है स्वनिम होता है। स्वनिम का मतलब ये होता है कि ऐसी भाषा जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी अर्थहीन भाषा की इकाई स्वनिम कहलाता है। और अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो रूपिम हो जाएगा। रूप का मतलब भाई अर्थ, रूप दे दिया जाए तो रूपिम होता है, और जहां पे अर्थ ही ना हो वो स्वनिम होता है। ठीक है, और सबसे कम जो हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का कम पूरा करेगा? यही होगा ना, बी वाला, स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेन्यू हम काहे देंगे भैया? हिंदी की पाठ्य सामग्री में आप जो है लालू ढाबा वाले का मेन्यू काहे देंगे कि गुलाब जामुन 10 रुपया है और बर्फी 10 रुपया है, और मतलब कोई भी मिठाई का मेन्यू काहे आप देंगे, है ना? ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध करवाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? सब कुछ ये करता, क्या क्या करता है? उसके अर्थ, उच्चारण, वाक्य में प्रयोग का समुच्चय। दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों का संबंध, दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों का जवाब देना, कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। बताइए, यक्ष एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध करवाता है। और नए शब्दों को जो है उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे? बताइए उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, है ना? उसका प्रयोग आप जो है पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ने के लिए करेंगे। ठीक है, आप यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और आप अपने दिमाग से सोचिए, जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि नए शब्द, उनके उच्चारण, वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध करवाता है, मतलब आप क्या करेंगे? उस उपकरण को धड़ धड़ चलाते चले जाएंगे, पढ़ता चला जाएगा। ठीक, 120वां क्वेश्चन है, जब नववर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है कि मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय जलपान फुलाए, मैंने सजाया, है ना? उसके बाद जो है अब आप विद्यार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? क्या आप कहेंगे? विद्यार्थी तो लिख लाया, तो आप क्या कहेंगे भैया? कल्पनाशीलता लाओ? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कल्पना में ही तो लिख रहा है। जो चीज़ें वो लाया तो बिल्कुल कर रहा है, वो संरचना बिल्कुल वो कर रहा है, संपादन भी कर रहा है। आप उससे कहेंगे बेटा मसौदा तैयार करने पर आप ध्यान दो। मसौदे का मतलब कि यहाँ देखिए,
शुरुआत में डायरेक्ट क्या वो लिखता है, मित्रों को मैंने आमंत्रित किया, केक लाया, गुब्बारा लाया, फलाना लाया, ढिमका लाया। तो नववर्ष मनाने पर जब भी आप उसे अनुच्छेद लिखने के लिए कहेंगे ना, उसे पहले बताइए कि बेटा पढ़ाई करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, मतलब निबंध या अनुच्छेद लिखने से पहले आपको प्रारूप या मसौदा तैयार करना चाहिए। ठीक है, मसौदा से याद आया, आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इन्होंने ही भारतीय संविधान की रचना किया था। इन्हें भारतीय संविधान का पितामह बोला जाता है, भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है। इन्हें वर्तमान भारतीय सामाजिक मतलब व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है और इनकी जन्मतिथि 14 अप्रैल को मनाई जाती है। बताइएगा उस महान व्यक्तित्व का नाम क्या है, अगर आपको आता है जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।